कोशिश एक छोटी सी है, कोशिश एक छोटी सी है। सफल हो जाऊंगी तो दूर तक जाऊंगी, असफल हो जाऊंगी तो अपने अनुभवों के साथ आपको आगे तक लेकर जाऊंगी। तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का बिंदास अभी ब्लॉग चैनल में। फ्रेंड्स आज बने रहिए आप मेरे साथ, इस वीडियो में आपको देने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि आज KBS की जो तैयारियां चल रही हैं इंटरव्यू के लिए, उसके सिलेबस के लिए, उसकी इंटरव्यू डेमो टीचिंग के लिए, तो हम सभी ज़ोरों शोरों से वो तैयारियां कर रहे हैं, आप भी मैं भी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पहले उसका बेस क्लियर कर लें। ऐसे मेरे कई वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको विज़िट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जो नई इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे, नया वीडियो, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो फ्रेंड्स चलिए देर न करते हुए फटाफट से जो KBS का आपका बेस है, यानी कि खुद ही देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, हालांकि बोर्ड छोटा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आज मैंने मैनेज किया, मेरे पास कमेंट आया था कि मैम TGT का एक बार सिलेबस क्लियर कर दीजिए, कौन कौन सी बुक्स है और उनमें क्या क्या है। फ्रेंड्स एक बात बता दूं, ऐसा बहुत लोगों के साथ है जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं और यूपी बोर्ड में ही पढ़ा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ी हुई हूँ और मैंने यूपी बोर्ड में ही 3 साल तक पढ़ाया है, और उसके बाद अब मैं CBSE बोर्ड में पढ़ा रही हूँ। जब मैंने अपना KBS का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे CBSE मैंने स्कूल ज्वाइन ही किया था, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने खुद से तैयारी की, बुक्स की हेल्प ली, मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी। तो फ्रेंड्स यही कहूँगी कि कुछ लोग जैसे कि यूपी बोर्ड से हैं और यूपी बोर्ड में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने KBS का एग्ज़ाम दिया है, तो उनको इनकी जानकारी होगी, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होगी, लेकिन एक अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो मैंने वही प्रयास किया है कि आपको एक अच्छी तरीके से जानकारी दे सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप सभी इसको देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने कहा KBS, ठीक है, TGT के लिए ये मैंने क्लास 9th का लिया है पाठ्यक्रम। तो हमने कहा क्योंकि एग्ज़ाम में भी प्रश्न आपके सिलेबस से बनते हैं, इंटरव्यू में भी आपके प्रश्न सिलेबस से ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना इनको पहले हम डिस्क्राइब कर लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम इन पर अपना काम करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स क्लास 9 पुस्तक का नाम आपका क्षितिज, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्लास 9 में 2 बुक लगी हुई हैं आपकी, एक क्षितिज में कौन कौन से चैप्टर हैं वो हम देख लेंगे। 2 बैलों की कथा, ठीक है, यह इसके रचयिता यानी कि जिस लिखी है जिन्होंने ये, वो कौन है आपके मुंशी प्रेमचंद जी, आप सभी इनसे अच्छे से परिचित होंगे। तो फ्रेंड्स ये हैं 2 बैलों की कथा, पहला चैप्टर इसका है क्षितिज में गद्य खंड में। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। आपको पता है हिंदी में 2 होती हैं, गद्य खंड और आपका काव्य खंड। तो ये गद्य खंड के कुछ पार्ट हैं। तो ये दूसरा पार्ट है आपका लिहाजा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। फिर तीसरा पार्ट है आपका उपभोक्ता की संस्कृति, जो कि आपके श्यामा चरण दुबे जी ने लिखा है। फ्रेंड्स बता दूं, इन चैप्टर्स के आपको नाम पता होने चाहिए और इनके लेखक पता होने चाहिए। हो सकता है एक छोटा सा प्रश्न आपकी ज़िंदगी बदल दे। आपको इंटरव्यू में ये पूछ लें, चलिए क्षितिज के गद्य खंड का तीसरा पार्ट कौन सा है, या क्षितिज के गद्य खंड का 5वां पार्ट कौन सा और उसके लेखक कौन है। क्योंकि आप KBS की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप यूपी बोर्ड से पढ़ा रहे हैं या यूपी बोर्ड में हैं। उनको ये महसूस ही नहीं होना चाहिए कि आप KBS के विषय में बहुत कम जानते हैं, आप सिलेबस के विषय में कम जानते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति आपके श्यामा चरण दुबे जी ने लिखा हुआ है। तो इन सब में 2 बैलों की कथा आपने पढ़ा है कि किस तरह से 2 बैल आपस में उनका अपने मालिक के प्रति प्रेम रहता है, ठीक है। लिहाजा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी ने, जो कि तिब्बत की राजधानी है लिहाजा की ओर, वहाँ पर एक भिखारी के रूप में जाकर यहाँ की यात्रा की और वहाँ के जो बौद्ध धर्म के बड़े बड़े भारी ग्रंथ थे उनको पढ़ा और वो भारत में लेकर आए। वहीं पर उपभोक्तावाद की संस्कृति यहाँ पर कि किस तरह से आज हमारे समाज में उपभोक्तावाद संस्कृति का बढ़ावा हो रहा है, जो चीज़ें चाहिए वो भी, नहीं चाहिए वो भी। तो इस पर वर्णन किया है लेखक ने। उसके बाद
सांवले सपनों की याद, यानी कि जाबिर हुसैन ने अपने मित्र की याद में लिखा कि सांवले सपनों की याद, मैंने सारा उनका दृश्य याद आता, कैसे उनको पक्षियों के प्रति प्रेम था। इस सांवले सपनों की याद में यही बताया गया है कि उनको पक्षियों के प्रति बहुत अधिक प्रेम था और उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए, राष्ट्रपति जी से मिले, काफ़ी नियम ऐसे बनवाए जिससे पक्षियों को हानि ना हो। तो ये है जाबिर हुसैन का। आपको उनके थीम भी पता होना चाहिए, किस चैप्टर में किस चीज़ का वर्णन है ये भी पता होना चाहिए। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाना निश्चित समझा। चलिए देखिए, चपला देवी जिन्होंने लिखा है नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। इस पर दिखाया है किस प्रकार से एक अंग्रेजी प्रशासन एक छोटी सी बच्ची को भी अपने सुख सुविधा और राजपाट के लिए नहीं छोड़ते हैं, तो इस बच्ची को कैसे अग्नि में भस्म कर देते हैं, ये दिखाया गया है। फिर है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगी प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हमारे व्यंग साहित्यकार हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। आप सभी उनसे परिचित होंगे, हरिशंकर परसाई जी से। तो उन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद के फटे जूते, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें दर्शाया गया है कि प्रेमचंद जी ने कभी भी अपने आप को खुद बनावटी दुनिया में पेश नहीं किया। वो जैसे थे जो थे बिल्कुल शुद्धता के रूप में थे। फिर है मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा जी ने अपनी स्टोरी बताई है कि उनके बचपन के दिन कैसे थे, उनके समय में स्त्रियों की, लड़कियों की कितनी इज्जत थी, कितना सम्मान मिलता था, वो सभी उन्होंने बताया, वर्णन किया है इसमें। ठीक है। फिर है एक कुत्ता और एक मैना, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसमें वर्णन किया है एक कुत्ता और मैना, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के यहाँ पर जाते हैं और जो वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह लगाव होता है उनका, तो यहाँ पर उसी का वर्णन है। बाकी इन सबको आपके पास टेक्स्ट बुक होंगी तो आप प्लीज़ इनको एक एक चैप्टर करके अच्छे से पढ़ जरूर लीजिए। अभी समय है फ्रेंड्स, टीजीटी वालों के लिए मैं बता रही हूँ, क्रम वाइज पढ़ते जाइए। ठीक है। बाकी आपके 6, 7, 8 की जो बुक्स हैं बसंत लगी हुई है, तो आप उनके चैप्टर्स भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और 9, 10 बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई यहाँ से आपका एक शुरुआत होती है, तो इनको भी आपको सिलेबस में और पाठ्यक्रम क्या क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसी का जैसे हमने गद्य पाठ में ये समझ लिया, अब हम देखेंगे कि काव्य में क्या क्या है। यानी हमने लिखा पद्य खंड क्षितिज का, तो यहाँ पर क्या है, कबीर की साखियाँ और शबद। हम सभी जानते हैं कितने महत्वपूर्ण है कबीरदास जी, तो यहाँ से कुछ नहीं तो आपको साखियाँ या शबद उनके याद होने ही चाहिए। ठीक है। क्लास की 9th क्लास में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कबीर ने स्वयं ये साखी शबद लिखी। यहाँ पे साखी का मतलब पूछ सकते हैं, शबद का मतलब पूछ सकते हैं, साखी में किसका प्रयोग हुआ है, दोहों का हुआ है, चौपाइयों का, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, किस भाषा का प्रयोग हुआ, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं इंटरव्यू में। वहीं पर ललद के बाग, जो कि एक कश्मीरी लेखिका थी, और उन्होंने अपने जो हम लोग दोहे कहते हैं उसी तरह से आप वाक समझ लीजिए, उनके गाए हुए पद थे वो यहाँ पर अनुवादित किए गए। उसके बाद रसखान के सवैये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रसखान भी कृष्ण भक्त थे। ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, सूरदास रसखान जो आपके कृष्ण भक्त थे, तो रसखान के विषय में पता होना चाहिए। प्रश्न आराम से बन सकता है। एक मुस्लिम शासक या अच्छे खासे घर से थे ये भी, तो होते हुए इन्होंने कृष्ण भक्ति क्यों अपनाई, इनको कृष्ण भक्ति में क्या ऐसा कुछ, तो आपको इनका जीवन परिचय पढ़िए और इनके पद भी पढ़िए, सवैये भी पढ़िए। हो सके तो इनके सवैये याद भी 1-2 कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद है कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िए ज़रूर। जीवन परिचय पता होना चाहिए, क्यों लिखा है और इसमें क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है ग्राम श्री, जो कि पंत जी ने लिखा हुआ है। चंद गहना से लौटती बेर आपका केदारनाथ अग्रवाल का लिखा हुआ है। मेघ आए, ठीक है, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काफ़ी अच्छा इन्होंने इसमें वर्णन किया है। मेघ आए बड़े बन ठनकर, मानवीय अलंकार का भरपूर प्रयोग हुआ है। ये ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। मेघ आए में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किस अलंकार को अधिक महत्वता दी है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार को महत्वता अधिक दी गई है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स, कोई आसमान से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। प्रश्न आपके सिलेबस से, आपके पाठ्यक्रम से ही बनने वाले हैं जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक व्यक्तित्व तो आपकी अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्टिव जो प्रश्न बनेंगे 1-2 प्रश्न यहाँ से आराम से बन जाएंगे। उसके बाद आपका यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताले, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। यमराज की दिशा किस तरह उन्होंने वर्णन किया है आप देखिए पढ़कर, बहुत अच्छी है ये। ठीक है। रचना यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले ने लिखा है। फिर यहाँ पर लिखा है यमराज की दिशा में, थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो लेखक चंद्रकांत देवताले होते हैं ये छोटे होते हैं। और तो फ्रेंड्स यमराज की दिशा में वर्णन किया गया है कि उनकी माँ उनको कहानी सुनाती है, या ये कहती थी उनकी माँ
कि कभी भी जो जिधर यमराज की दिशा होती है उस साइड पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो लेखक को वही चीज़ें याद आती हैं और वो उनका वर्णन करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं क्लियर है कि यमराज की दिशा से सोने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, पर मुझे दिशाओं का ज़रूर ज्ञान हो गया है। उसके बाद है बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी जी इसके लेखक, काफ़ी अच्छी रचना है। तो इनको फ्रेंड्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कीजिएगा। फिर है आपका कृतिका, 9th में आपका TGT में क्षितिज और कृतिका लगी हुई है, और सेम 10th क्लास में भी क्षितिज और कृतिका लगी हुई है। क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2, इस तरह से 10th क्लास में भी लगी हुई है। ऐसे ही आप 10th का भी सिलेबस अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जैसे मैंने 9th का समझाया है, आप 10th का भी अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद कृतिका है आपका, कृतिका में पहला चैप्टर है इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, बाढ़ के विषय में इसका वर्णन है। उसके बाद आपका मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग ने लिखा है कि किस तरह से उनकी माँ जो है एक सीधी सादी नारी थी और किस तरह उनकी उस घर में इज्जत बनी हुई थी, और उनके संग की जो औरतें किस तरह आज़ादी मिली हुई थी। उस समय भी उनकी जो दादी थी वो चाहती थी कि मेरे घर में पुत्र नहीं पुत्रियों का ही जन्म हो। तो काफ़ी अच्छी हैं ये, आप लोग पढ़ के देखिए। रीढ़ की हड्डी जगदीश नारायण माथुर का लिखा हुआ है कि किस तरह हड्डी टेढ़ी होती है और किस तरह से उनका पूरा उजागर होता है रहस्य का, तो इन चीज़ को आप पढ़िए। उसके बाद है माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, इनको भी आप पढ़िएगा। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह जी ने वर्णन किया है कि जब वो हिंदी की अपनी शुरुआत की तो उनके हिंदी के साथ कौन कौन सहयोग दिया। बच्चन सिंह भी उनको काफ़ी सपोर्ट किए हिंदी में आने के लिए, और भी 1-2 लेखक जो उनके मित्र रहे और बहुत सपोर्ट भी किया। तो इन्होंने अपनी ही कहानी का वर्णन किया कि मुझे किस किस ने हिंदी में आने के लिए सपोर्ट किया, किस किसका साथ मिला। फ्रेंड्स, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप लोगों को लगता होगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन कहते हैं ना कि खाना बनाने की जो विधि होती है, जब शुरुआत करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, ना कि खाना पकने में। खाना पकने में समय ज़्यादा नहीं लगता, जिसकी तैयारी करते हैं उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ मेरा हाल है कि इसकी पूरी तैयारी करने के लिए मुझे भी दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है और पूरा नोट डाउन करना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को यूँ बर्बाद मत होने दीजिए। मैं देख रही हूँ वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी रहती है मैं पूरा अपना जो भी रहता है मेरा ज्ञान मैं बांटने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसा कम ही होता है कि कोई इस कंपटीशन में आपको अपनी चीज़ें दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो मेरा वही प्रयास है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग पढ़िए ज़रूर, क्रम से देखिए सिलेबस को, 9th का, 10th का, और मैं 11th 12th का आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो सेम आप देख लीजिए कि जिस तरह क्षितिज दोनों लगी हुई हैं 9th और 10th में, तो मैंने एक बता दी तरीका, इस तरह से आप पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप रचनाओं को देखेंगे किसने लिखी है, फिर रचनाओं में किस चीज़ के लिए लिखी गई है, क्या वर्णन है, ये 1-2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ एक छोटी सी कोशिश के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। प्लीज़ फ्रेंड, सपोर्ट मी। थैंक यू।